वो लड़की अस्पताल की छत से कूद गई है। आपके हॉस्पिटल की छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि लड़की कहाँ से आई, कौन है। पकड़ो उसे। अरे साहब छोड़े प्लीज साहब छोड़े, इन्होंने कुछ नहीं किया साहब उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने देखा वो गोविंद कंपाउंडर उस लड़के के साथ था साहब, और वो लड़के का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था और वो लड़की उसको जबरदस्ती छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने उस लड़की को बचाने की कोशिश की थी। छोड़ो मैं। चुपचाप नीचे चलो हमारे साथ। हमारा हाथ छोड़ो। हमने बोला ना नीचे चलो। अभी तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे हॉस्पिटल की बदनामी हो जाती। हाथ छोड़ो ना। साहब वो क्या बात कर रहे थे वो मैं सुना नहीं ना साहब, मेरे कान में ईयरफोन लगा हुआ था। अच्छा, ये ईयरफोन लगा के ड्यूटी करता है तू? हाँ, कहानी तो बहुत अच्छी बनाई है तूने, लेकिन वो लड़की अब तक मरी नहीं है। और दुआ कर कि वो लड़की जिंदा रहे। कहीं अगर वो मर गई ना तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? साहब मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया साहब। देखो तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बिल्कुल सेफ हो। तुम सिर्फ हमें अपने माता पिता के बारे में बता दो ताकि हम उनको इन्फॉर्म करते हैं। परेशान होंगे ना? देखो हमने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया है जो तुम्हारे साथ उस दिन छत पे था। उसका ये कहना है कि तुम छत से कूदने की कोशिश कर रही थी और वो तुम्हें बचा रहा था। क्या ये सच है? अच्छा, तुम चाहो तो सिर्फ हाँ और ना में जवाब दे सकती हो। क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आई हो? इस हॉस्पिटल में क्यों आई तुम? आखिर कौन थी ये लड़की और क्या हो रहा था उसके साथ? क्या कोई उसकी हत्या करने की कोशिश कर रहा था या फिर वो खुदकुशी करना चाहती थी? पुलिस उन घटनाओं को देख रही थी जो उनके सामने हुई थी और उन्हीं घटनाओं से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही थी। आपके हॉस्पिटल की छत से एक लड़की नीचे गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर किसी को नहीं मालूम कि लड़की कहाँ से आई, कौन है। कोई सुसाइड करने हॉस्पिटल नहीं आता। या तो वो लड़की यहाँ किसी रिश्तेदार से मिलने आई थी या फिर किसी डॉक्टर से। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लड़की और आपका कंपाउंडर गोविंद छत पर कैसे गए? राणे, सर इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं सबको उस लड़की की फोटो दिखाओ। किसी न किसी को कुछ मालूम होगा। ओके सर। अरे ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? मोबाइल क्यों तोड़ रही हो? क्या पतिदेव, पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा। अरे 3 महीने पहले खरीदा था मैंने, 15,000 रुपए का मोबाइल है वो। क्या चिंदीगिरी वाली बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है वो लड़की अस्पताल की छत से कूद गई है। सर ये देखिए, ये प्लास्टर के निशान और ये व्हील चेयर। ये प्लास्टर के निशान यहाँ से टेरेस तक गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इस व्हील चेयर पर बैठकर खुद यहाँ पर आई और खुद को घसीटते हुए वो टेरेस पर गई और वहां से छलांग लगाकर उसने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं राणे, ऐसा नहीं है।
हो सकता है किसी ने ये निशान जानबूझ के बनाए हों ताकि उनको ये लगे कि हमें ये लगे, पुलिस को ये लगे कि वो लड़की अपने आप चल के गई है टेरेस पे, उसके बाद में वहाँ से उसने जंप मार दिया, वो सुसाइड किया। लेकिन ऐसा है नहीं हकीकत में। क्वाइट पॉसिबल सर। उस लड़की के पैर में प्लास्टर है, अपने आप वो छत पे नहीं जा सकती। कोई जबरदस्ती यहाँ पर आया, हॉस्पिटल में आया, उसको खींचता हुआ छत पे लेके गया और वहां से उसको धक्का दे दिया। और ये सारी चीजें आपकी मौजूदगी में हुई। लेकिन सर वो छत पे कैसे गई वो मुझे पता नहीं पड़ा। लेकिन सर आप यकीन कीजिए इसमें हमारा कोई भी स्टाफ इन्वॉल्व नहीं है। ऐसी नीच हरकत आपके स्टाफ का एक आदमी अगर कर सकता तो मेरा शक किसी भी जाएगा। याद रखिएगा। राणे चला। तेरी वजह से उस लड़की की जान अभी भी खतरे में है। उसे दोबारा मारने की कोशिश की गई है। अभी तो बता दे कौन मारना चाहता है उसे? साहब मुझे कैसे पता होगा, मैं तो यहाँ बंद हूँ। देख, मैं जानता हूं कि इस कांड में तेरे साथ और भी कई लोग हैं। अगर तू तेरी भलाई चाहता ना, बता दे उन लोग के नाम। साहब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं किसी को नहीं जानता। ले खा ले। तुझे तो अपनी जान की परवाह है नहीं, लेकिन तेरी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में बंद है। तू सच क्यों नहीं बता देती पुलिस को? देख, पुलिस के सामने मुंह खोल दे, सच बोल दे, गोविंद को जेल से छुड़वा दे, वरना लड़की की पहचान अब तक पेशेंट नंबर 1087 बनी हुई थी और लड़की की चुप्पी ने इस केस को बेहद मुश्किल बना दिया था। पुलिस की सारी जांच पेशेंट नंबर 1087 और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों के बीच में घूम रही थी। लेकिन कहीं और एक क्राइम और हुआ था, पर उसका इस लड़की से क्या संबंध था, अब तक इसकी पुलिस को कोई खबर नहीं थी। अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? सब वो रचना से मिलना साहब। कौन रचना? वो जिसका फोटो डाला अखबार में आप लोगों ने साहब, वो हमारा बेटी है, वो उससे मिलना साहब आपको। देखिए आप लोग ऐसा नहीं मिल सकते, मुझे मेरे साहब से बात करनी होगी। अरे अपनी बेटी से मिलने के लिए आपके साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी? हाँ देखिए आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, मैं साहब से बात कर लेता हूँ, फिर आप मिल लीजिए। एक मिनट में बात कर लेता हूँ। हेलो सर। बेटी सर, वो दो लोग जो खुद को इस लड़की के माँ बाप बता रहे थे, उनमें से जो औरत थी उसका मुंह इस लड़की ने नोच लिया सर, और उसके बाद वो दोनों भाग गए। रचना, बेटा आपका नाम रचना है ना? बोलिए बेटा, आपका नाम रचना है? अच्छा एक बात बताइए, जो दो लोग आपसे मिलने आए थे अभी, कौन है वो? अगर माँ बाप हैं तो फिर आपने उनका मुंह क्यों नोचा? बोलो रचना, मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं एक। रचना, पेशेंट नंबर 1087 का पुलिस को नाम मिल गया था रचना, लेकिन वो अनजान लोग कौन थे जो रचना से मिलने आए थे और अपने आप को रचना के माता पिता बता रहे थे? और अगर वो सच में रचना के माता पिता थे तो रचना ने उनका मुंह क्यों नोच लिया था? आखिर क्या रिश्ता था उनका रचना से? जाहिर था कि रचना के दिल में उनके लिए बेहद नफरत थी, लेकिन इस नफरत की वजह क्या थी? और पुलिस के सामने रचना ने चुप्पी क्यों साध रखी थी? सर, एक लड़की अपने माँ बाप के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औरत और वो आदमी हमसे झूठ बोल रहे हैं कि लड़की उनकी बेटी है? हो सकता है रानी, लेकिन जब तक वो लड़की अपना मुंह नहीं खोल देती हम किसी भी नतीजे पे पहुंच नहीं पाएंगे। सर मुझे लगता है कि उस लड़की पर हमें प्रेशर बनाना चाहिए, सब कुछ सच उगल देगी। नहीं रानी, ऐसे हालात में हम उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकते। तुम एक काम करो, उन दो लोगों के बारे में पता लगाओ, सीसीटीवी से उनकी फोटो निकालो, अपने सारे इन्फॉर्मर्स को बांटो। मुझे यकीन है कि कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा। एक तरह से देख के बता, इन दोनों को जानता है? हाँ जानते हैं ना साहब, यहीं पास में घर है इनका, दोनों अपनी दुकान पे आते जाते रहते हैं। ये आदमी माधव मालवी नाम है इसका, और ये इसकी पत्नी जानकी। एड्रेस बता सकता है?
पानी पियो घोड़ों के जैसे और काम गधों के जैसे करो। पता नहीं क्या सोच के तुम लोगों पे भरोसा कर लिया मैंने। अरे तो क्या करते, देखा नहीं बिल्ली की तरह नोच डाला है। अरे तुम हम गए थे तो कम से कम उसको लेकर ही आ जाते। अब तक चुप है वो, लेकिन अगर पुलिस के सामने कुछ बक दिया तो चुप। सुनो, घर आ जाओ, कुछ काम है। तुम लोगों से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए किसी और से ही करवाना पड़ेगा। निकलो तुम लोग यहाँ से। भाई साहब हम लोग गलत आ गए हैं। आप लेफ्ट ले लो, आगे से लेफ्ट। सुनिए। हाँ जी। ये जानकी मालवी और महादेव मालवी यहीं पे रहते हैं क्या? हाँ सर, यहीं पे रहते हैं। उनके घर पे ताला है, कहाँ गए कुछ पता है? कहाँ जा रहे हैं ये तो कुछ बोल के नहीं गए सर। अच्छा, उनकी बेटी रचना, उसके बारे में कुछ बता सकती हैं आप? बेटी? सर उनकी कोई बेटी है ही नहीं। क्या? हाँ। अच्छा, महादेव मालवी या जानकी मालवी का नंबर है आपके पास? हाँ जी सर है। सर इनके घर पे तो ताला है, और एक बात पता चली है कि रचना के माँ बाप है नहीं, और पुलिस से बचने के लिए ये लोग फरार हो गए। तुम एक काम करो, उनके फ़ोन टैप करो, पूरी डिटेल निकालो, कब और किससे बात करते हैं, मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए। ओके सर। ये लड़की तेरे हॉस्पिटल में है, बड़ी सख्त जान, जा ही नहीं रही। मतलब आप मुझे इसका... तू बिल्कुल सही समझ रहा है। इसके जीवन की ज्योति जो कि अखंड होती जा रही है, उसको बुझा दे। ये ले 30,000 रुपए, बाकी के काम होने के बाद लेकर जाना। ठीक है। तुझसे कितनी बार कहा कि पुलिस को सच बता दे, तू फिर गूंगी बन गई उनके सामने। चाहती क्या है तू? बोल बोल। ठीक है, जब ये जुबान कुछ बोल ही नहीं सकती तो मैं इसे काट देती हूँ। काट देती हूँ। जुबान नहीं, गला ही काट दो हमारा। हाथ जोड़ते हम तुम्हारे, मार डालो हमको। साहब मैंने कुछ नहीं किया। देखो, तुम्हें रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्यों मारना चाहती थी उस लड़की को? अब भी सच बताओ, वरना ये मैडम है ना। साहब मैं एकदम सच बोल रही हूँ। मैं उसे सिर्फ वहां डराने गई थी। उसकी वजह से कंपाउंडर गोविंद जेल में है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और देखभाल करने वाला कोई नहीं साहब। मुझसे उसका दुख नहीं देखा जा रहा था बस। क्यों? तेरा यार है गोविंद? बगैर कोई कहानी बताए सिर्फ ये बता दे कि तुम दोनों ने मिलकर रचना को मारने की कोशिश क्यों की? सर, उसको कौन मारना चाहेगा जो खुद अपनी मौत की भीख मांग रहा हो? जब मैंने उसकी जुबान काटने की धमकी दी तो वो मुझसे कहने लगी कि मेरा गला ही काट दो। वो तो खुद दिल करके मर रही है साहब। मैं उसे क्या मारूंगी? बड़े से बड़ा बहादुर भी अपने सामने मौत को देखकर एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन रचना शायद जिंदगी से इतनी नफरत करती थी कि वो हर हाल में मौत चाहती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था रचना के साथ? देखो रचना, मैं जानता हूं कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में हो। बेटा, कोई है जो तुम्हें मारना चाहता, तुम्हारी जान खतरे में है, लेकिन वो जो भी है वो सामने नहीं आता। उसने किसी और को हायर किया तुम्हें मारने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वो नर्स वीना जो थी, इसने तुम्हें वाकई मारने की कोशिश की या सिर्फ तुम्हें डरा रही थी? बोलो, मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूं। देखो बेटा, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाए, तुम वापस अपने गांव जाओ, अपने माँ बाप के पास एक अच्छी जिंदगी बिताओ, लेकिन तब तक पुलिस तुम्हारी मदद नहीं कर पाई जब तक तुम जवाब नहीं दोगे, कुछ बोलोगी नहीं। तुम्हें पुलिस के साथ में कोऑपरेट करना ही पड़ेगा। सर, ये रचना तो कुछ भी नहीं बोल रही है। और हाँ सर,
ये नर्स का काम करने वाली वीना, उसके बारे में आपकी क्या राय है? रानी, ये कंपाउंडर गोविंद हो गया, फिर या नर्स वीना, और ये कपल क्या नाम है इसका? जानकी और महादेव। ये सब सिर्फ प्यादे हैं, ये सिर्फ प्यादे। ये असली गेम तो कोई और खेल रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी कड़ियाँ जिनको जोड़कर हम असली गुनहगार तक पहुंच पाएंगे, उसका गिरेबान पकड़ पाएंगे। याद रखना। सर, माधव और जानकी जो रचना के माँ बाप बनकर आए थे, उनकी कॉल डिटेल्स आ गई। कुछ पता चला? सर, डिटेल्स में तो ऐसा कुछ खास नहीं मिला है, लेकिन एक नंबर मिला है गोरखपुर का, जिसमें अक्सर इन लोगों की बात होती रहती है। और 13 नवंबर को इनकी आखिरी बार बात हुई थी। 13 नवंबर को? रानी, तुम एक काम करो, गोरखपुर चले जाओ, पता करो कि नंबर किसका, साथ में ये भी पता करो कि ये नंबर के साथ में इसका क्या संबंध। ये मुंबई पुलिस से है, ये आपसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। इस फोटो में जो 2 लोग हैं, क्या जानते हैं आप उन्हें? सर, ये तो मेरे भैया भाभी हैं। आप इनकी फोटो क्यों दिखा रहे हैं? क्या बात है सर? और ये फोटो देखिए, इस फोटो में जो लड़की है, क्या पहचानते हैं आप इसे? नहीं पहचानते इसे। गौर से देखिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। हमने कहा ना साहब, इसे हम नहीं जानते। सर, इनके लिए ये मर गई है, पर क्या हुआ है इसे? ये हमारी बच्ची रचना है, इसे क्या हुआ है सर? इसके सर में पट्टी क्यों बंधी है? देखिए, ये लड़की मुंबई के एक हॉस्पिटल में एडमिट है। 2 बार इसकी जान जाते जाते बच गई है। कैसे माँ बाप है आप? अपनी बेटी की खबर लेने की भी कोशिश नहीं की आप लोगों ने? वो हमारी बेटी तब तक थी जब तक वो इस घर के दहलीज के अंदर थी। जिस दिन से वो इस घर के दहलीज से बाहर गई है, समर के साथ भागकर, हमारे लिए वो मर चुकी है। अब वो जिए या मरे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम उसका शकल भी देखना नहीं चाहते। देखिए, आप लोग सहयोग करें या ना करें, लेकिन पुलिस को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। फिलहाल तो आप लोगों को मेरे कुछ सवालों को जवाब देने पड़ेंगे। ये रचना के मामा मामी उसके झूठे माँ बाप बनकर हॉस्पिटल में घुसे थे, और उसके बाद रचना ने अपनी मामी का चेहरा नोचने की कोशिश की। ऐसा क्यों किया उसने? सर, रचना तो अपनी मामा मामी से बहुत प्यार करती है, फिर वो अपने मामी का मुंह कैसे नोच सकती है? अरे नहीं साहब, इसके भैया भाभी है ही मक्कार। पैसों के लिए तो वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। रचना के साथ भी उन्होंने कोई ना कोई धोखा जरूर किया होगा। अच्छा, जिस लड़के के साथ रचना भागी थी, क्या नाम है उसका? समर, कहाँ रहता है वो? साहब, मैं समर का पिता हूँ। पर बात क्या है साहब? आपका बेटा समर है कहाँ? अब वो तो 13 तारीख से ही गायब है। अब मुझवानी, हमने भी सुना है कि वो रचना के साथ कहीं भाग गया है। वो रचना के साथ नहीं है, बल्कि रचना तो मुंबई के एक हॉस्पिटल में कई दिनों से एडमिट है। 2 बार मरते मरते बची है वो। अब उसने सुसाइड करने की कोशिश की या कोई उसे मारना चाहता है, ये अब तक पता नहीं चला है। 100% जान देने की कोशिश की होगी इसने। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? साहब, उसको उस लड़की से कोई प्यार वार नहीं था। उसका मतलब पूरा हुआ और छोड़कर चला गया होगा, और बेचारी लड़की सदमा झेल नहीं पाई, इसलिए जान देने की कोशिश की होगी इसने। तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? नहीं साहब, मेरा बेटा किसी लड़की को धोखा नहीं दे सकता है। ले रचना, हो गई हमारी सगाई, और अब हम कहीं भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ हमारे माता पिता कभी नहीं मानेंगे हमारी शादी को। सच बताऊं समर, मेरा ऐसे भाग के शादी करने का मन नहीं है। भागना तो पड़ेगा ही रचना, वरना चल कूद जाते हैं यहाँ पे साथ में। दोबारा ऐसे मत बोलना। अगर तुम ऐसे मेरे होठों पे हाथ रखती रही तो मेरा बार बार बोलने का मन करेगा। तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है हमें। नाम रचना मालवी, तुम्हारे माता पिता का नाम श्याम मालवी और नंदिनी मालवी। देखो, सब कुछ जानते हैं हम तुम्हारे बारे में। अपने माँ बाप के खिलाफ एक समर नाम के लड़के के साथ में तुम भाग के आई थी। उस लड़के ने तुमको धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, तुमको छोड़ के चला गया, और उसके गम में तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। क्यों? एक धोखेबाज के लिए क्यों अपनी जान देना चाहती हो तुम? हम समर के लिए जान देना चाहते हैं।
समर ने हमें धोखा नहीं दिया है। समर धोखेबाज नहीं है। अगर समर ने तुमको धोखा नहीं दिया है तो फिर कहाँ है वो मार दिया मेरे समर को। भाई साहब, आपके फोन से कॉल कर सकते हो? हेलो। हेलो समर, हम रचना। हाँ रचना, कहाँ हो तुम? अरे तुम्हारे मामा मामी ने हमें धोखा दिया है। किसने मारा? तुम्हारे मामा मामी ने तुम्हें धोखा क्यों दिया? देखो बेटा, तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा पुलिस को। तुम चाहती हो ना कि समर के कातिल को सजा मिले? तुम्हें कोऑपरेट करना पुलिस के साथ में, सब कुछ बताना पड़ेगा। तेरह तारीख को समर के ऊपर किसी ने फायरिंग की थी। कुछ पता है किसने की थी? सब हमें नहीं, पूरा गांव को पता है। साहब 30 सालों से हमारे पास बंदूक है, लेकिन उस दिन पहली बार गोली चलाई, लेकिन समर को मारने के लिए नहीं साहब, उसे धमकाने के लिए। तो उस दिन तुम्हारी गोली से समर बच गया था? फायर तो किया था मैंने, बहुत गुस्से में था साहब। 13 तारीख को जब मुंबई से उसके मामा मामी ने बताया कि रचना भागकर मुंबई गई, तो मैंने सोचा कि इसमें भी समर का ही हाथ होगा। पर वो बच गया साहब। अगर समर जिंदा है तो फिर वो है कहाँ? ये तो पता नहीं साहब। ठीक है सिंह साहब, चलिए। सर, चश्मदीद लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि रचना के पिताजी सच कह रहे थे। 13 तारीख को रचना के पिताजी ने गोली तो चलाई थी, लेकिन सिर्फ समर को डराने के लिए। इसका मतलब है 13 तारीख को समर जिंदा था और ठीक 13 तारीख को ही समर अपने घर से सारा सामान लेकर गांव छोड़कर चला गया था। इस रचना की चुप्पी के पीछे एक बहुत गहरी साजिश है। हो सकता है समर के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा गेम प्लान कर रही है। अब ऐसा लगता है कि वीना और गोविंद वाकई उसकी जान बचाना चाहते थे। लेकिन सर, कुछ सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। जैसे रचना हॉस्पिटल क्यों आई? रचना के साथ उसके मामा मम्मी ने ऐसा क्या बुरा किया है कि उसके मामा मम्मी अभी भी फरार है? और ये लड़का समर अगर अभी भी जिंदा है तो आखिर है कहाँ? रानी, तुम एक काम करो, गोरखपुर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि किसी भी हाल में समर को ढूंढ निकाले। रचना ने चुप्पी साध रखी है। एक बार ये लड़का हमारे हाथ लग गया ना और हमने इस पर जोर डाला तो जरूर सच उगल देगा। ओके सर। आजी, कैसा है मेरा बेटा? माँ ये देखो मैं क्या लेकर आई। और ये देखो ये भी। ये सब किस लिए? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। माँ ये साड़ी है पूरी 10,000 की। और पापा ये देखो आपके लिए घड़ी पूरे 25,000 रुपए की है। 25,000 की पापा। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने जो तुमसे मांगा वो तो तुमने दिया ही नहीं। माँ मैं आपसे कहूंगी कि अपने हाथ काट कर दे दो तो दे दोगी क्या? और हाँ, दूसरों पे भरोसा करके देख लिया ना आपने? वो रचना दे दिया ना उसने धोखा। रचना, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हें जान के खुशी होगी कि समर जिंदा है। उस दिन जो गोली की तुमने आवाज सुनी थी, तुम्हारे पिताजी ने समर पे ही चलाई थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो बच गया। समर जिंदा है? कहाँ है वो? देखो, यही बात तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ है समर? हमें कैसे पता होगा वो कहाँ है? देखो रचना, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। अगर तुमने पुलिस से सारी बातें छुपाई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी। बताओ कहाँ है समर? और ये मामा मामी की कहानी क्या है? ये बताओ कि जब वो यहाँ पर आए थे तुमने अपनी मामी का मुंह क्यों न देखा? समर सच में जिंदा है ना, या आप हमसे झूठ बोल रहे हैं? हम तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे?
और वैसे भी अगर तुमने समर के बारे में नहीं बताया तो हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। रचना के लिए जिंदगी का दूसरा नाम समर था। जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि समर की हत्या की जा चुकी है, तब उसके लिए भी जीने की कोई वजह नहीं बची थी। लेकिन अब जब उसे इस बात पर यकीन हो गया था कि समर जिंदा है, तो उसके अंदर भी जीने की चाह जाग उठी थी। लेकिन रचना को अब भी पुलिस पर पूरा यकीन नहीं था, इसलिए वो पुलिस को अपने बारे में सब कुछ बताने को तैयार नहीं थी। इस लड़के को देखा यहाँ आसपास में? साहब ये तो वही लड़का है। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। ये यहीं सामने से जा रहा था। एक ग्रे कलर की वैन यहाँ रुकी। तो जब ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ तो तुमने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? साहब डर गए थे। अभी आपने पूछा तो बता दिया। गाड़ी का नंबर याद है? नंबर तो नहीं देखा, लेकिन ग्रे कलर की वैन थी। सुन, जरा 2 मिनट यहाँ खड़ा रहे, मैं जाके आता हूँ। कोई है? क्या बेटा? क्या? कभी हमारी किसी ने जान लेने की कोशिश किया। कौन था वो? यहाँ का वॉर्ड बॉय, पहले भी देखा है उसे। हेलो सर। सर, ये लाश मिर्ज़ापुर के गांव में मिली है। इसकी शिनाख्त अब तक हुई नहीं है। हाँ, लेकिन इसका हुलिया देख के ऐसा लगता है ये लाश उस समर की हो सकती है जिसका फ़ोटो आपने हमें भेजा था। डॉक्टर साहब, लाश तो समर की है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इसके सर पर किसी रॉड जैसी चीज़ से 4 बार हमला किया गया और इसकी मौत भी उसी वजह से हुई है। मौत का वक्त है 13 तारीख को तकरीबन 3 से 5 के बीच। 13 तारीख की कुछ 3-4 बजे की बात है। 13 तारीख को इसको किडनैप किया गया था। मिश्रा, मुंबई पुलिस को खबर कर दो और इसके घर वालों को भी बता दो ताकि वो इसका अंतिम संस्कार कर सके। यस सर। सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन देखने पड़े। हिम्मत रखिए भाई साहब, आपके बाकी और दोनों बेटे तो हैं ना? हाँ है, लेकिन अपने बेटे समर की चिता को आग लगा कर आ रहा हूं। ऐसा लगा जैसे कि मैं खुद को आग लगा दी। भाई साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, आप अपनी बेटी के पास चले जाइए। उसको आपकी जरूरत है। देखिए भाई साहब, जिंदगी ना कभी दोबारा मौका नहीं देती। सर, रचना पर हमला करने वाला वार्ड बॉय अनिल वो अब तक फरार है और हमारी कस्टडी में जो गोविंद है उसका क्या करें? देखो रानी, जब तक रचना का बयान नहीं आ जाता हम गोविंद को बेगुनाह मान ही नहीं सकते। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक कुछ पता नहीं चला। सर, शायद समर का मर्डर एक ऑनर किलिंग हो। देखो रानी, जब तक सच्चाई नहीं सामने आ जाती हम किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। हो सकता है कि समर का मर्डर उसी ने किया हो जिसने रचना को मारने की कोशिश की है। हो सकता है सर। सर, कहीं सारे कांड में रचना के मामा मामी का तो हाथ नहीं? मुझे तो ये बहुत गहरी साजिश लगती है। यही वो मामा मामी हैं जिनके भरोसे पे रचना समर के साथ में घर से भागी थी। अब क्या हो गया ऐसा? उनसे इतनी नफरत क्यों करती है? रानी, तुम एक काम करो,
ये मामा मामी की पूरी डिटेल्स निकाल लो। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, ये इनके बैंक अकाउंट्स, इनकी कॉल डिटेल्स, सारी चीजें बारीकी से चेक करो। कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। ओके ओके सर। हेलो, ऐसे क्या हो गया कि जैसे तुम लोग यहाँ पर पहुंचे रचना यहाँ से गायब हो गई? नहीं साहब, पर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो रचना बहुत खुश नजर आ रही थी, हंस हंस कर अच्छे से बात कर रही थी साहब। हम लोगों ने आपस में बैठ के गिले शिकवे भी दूर कर लिए थे। लेकिन जब हम लोगों ने उसे समर के मर्डर के बारे में बताया, वो एकदम बदहवास सी हो गई थी साहब। हम लोगों ने उसके मन को शांत करने के लिए बाहर वाले मंदिर के पास भी लेकर गए। अरे रचना किधर है? अरे रचना कहाँ गई? रचना 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 सर, मेरी रचना पता नहीं कहाँ चली गई सर। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि माँ बाप का प्यार एकदम से कैसे उमड़ आया। अचानक आप लोग मुंबई आ गए और आप दोनों के आते ही रचना यहाँ से गायब हो गई। सर, आप एक माँ की ममता पे शक कर रहे हैं? क्यों ना करें, मैंने पहले भी कई माँओं को देखा है ममता का गला घोटते हुए। अगर रचना के गायब होने में तुम दोनों का हाथ हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। चला। क्यों रखा है हमें यहाँ पे? जाना है हमें, जाने दो हमें। नहीं खाना मुझे, खाना। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। सर, रचना की मामा की डिटेल्स आ गई है। रचना का मामा एक किराने की दुकान चलाता है जो चलती नहीं है, और रचना की मामी एक ब्यूटी पार्लर में नौकरी करती है। सर, इसके बावजूद भी रचना की मामा के अकाउंट पर 12 तारीख को 2 लाख रुपए चेक से जमा हुए हैं। ये चेक किसने इशू किया? मेरे कहने का मतलब है किस अकाउंट से इशू किया गया है? सर, कोई लेडी है मोहिनी नाम की, हम उसके घर पर भी गए थे लेकिन वो भी गायब है। कमाल है, चेक देने वाला गायब, चेक लेने वाला गायब। यहाँ दाल में काला नहीं है, राने पूरी की पूरी दाल काली है यहाँ पर। तुम्हें मालूम है इस तरह के कांड में जब ट्रांजैक्शन होता है पैसे का तो कैश में होता है, किसी तरह चेक नहीं दिया जाता, क्योंकि 8 नवंबर को नोटबंदी थी, इसलिए मजबूरन जो पेमेंट हुआ है वो चेक में हुआ है। सर, आपका शक सही है। इस पूरे मामले में कोई तो ऐसा है जो इन सभी लोगों का इस्तेमाल कर रहा है एक मोहरे बनाकर। लेकिन ये खेल कौन रहा है? क्या वो मोहिनी हो सकती है? क्या कर रहे हो? छोड़ो, पागल हो क्या? पहले जेल के दरवाजे पे खड़े हैं और फांसी पर लटकना तुमको? हाँ? छोड़ो छोड़ो मुझे, किसे पता चलेगा कि हमने इसे किडनैप किया हुआ है? अब वैसे भी ये तुम्हारी बहन की बेटी है, कोई तुम पे शक नहीं करेगा, समझे? गोविंद, इस फोटो में जो औरत है उसको ठीक तरह से देख, पर याद करने की कोशिश कर कि इस औरत को कहीं देखा है तूने? हाँ साहब, इसको हॉस्पिटल में कई बार देखा है, पर ये कौन है, क्या करती है, मुझे नहीं पता साहब। सर, ये देखिए, 13 तारीख को मोहिनी हॉस्पिटल में तो आई थी, रिसेप्शन पर भी गई, और उसके बाद वो इस कपल के पास गई। उसके साथ ये कपल कौन है? रानी, तुम एक काम करो, हॉस्पिटल से डिटेल निकालो, इस कपल के बारे में पता करो, और ये भी पता करो कि ये कपल मोहिनी के साथ में हॉस्पिटल क्यों गया था। ओके सर। मिस्टर जोशी, इस लड़की का नाम है रचना और ये है मोहिनी। इन दोनों को जानते हैं आप? जी नहीं। जी नहीं, हम तो नहीं जानते। माँ, पुलिस से झूठ क्यों बोल रही है? अगर आप ऐसा करोगी तो आप पापा को और मुश्किल में डाल दोगे। वैसे भी पापा की दोनों किडनीज फेल है, और ऐसे में अगर उन्हें जेल जाना पड़ा तो कैसे रहेंगे वहाँ पे? हाँ हाँ, इनके दोनों किडनीज फेल है। इंस्पेक्टर साहब, अपनी जान बचाने के लिए मुझे एक डोनर की जरूरत है, लेकिन मेरी ये बेटी सिमी, इसने मुझे अपनी किडनी देने से साफ मना कर दिया। मेरी किडनी है, मेरी मर्जी है, नहीं देना मुझे। अच्छा, तो तुझे सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी चाहिए? हाँ? एक मिनट, आपके आपसी झगड़े जो हैं वो बाद में निपटाइएगा। मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप मोहिनी से क्यों मिले थे? दरअसल मोहिनी ने खुद हमें कांटेक्ट किया था
कह रही थी कि वो किडनी का इंतजाम कर सकती है, 15 लाख लगेंगे। और रचना को भी वही लेकर आई थी कहीं बाहर, उसी ने सारे टेस्ट कराए हमारे। 13 तारीख को वही हमें यहाँ से हॉस्पिटल ले गई थी ऑपरेशन के लिए, लेकिन बाद में हमें पता चला कि जो लड़की मुझे किडनी देने वाली थी वो हॉस्पिटल के छत से कूद गई थी। हो सकता है कि रचना के मामा मम्मी ने रचना के किडनी के लिए मोहिनी से डील किया हो। और हो सकता है कि रचना के गायब होने में मोहिनी का जरूर हाथ है और उसके मामा मामी का इन्वॉल्वमेंट। उसके माँ बाप के साथ में सख्ती से पूछताछ करो। मुझे शक है कि मामा मामी के साथ में उनका भी इन्वॉल्वमेंट है। ओके सर। हेलो। रानी पकड़ा देला। अरे साहब हम ही तो आप लोग को बुलाए थे साहब। पुलिस के साथ नौटंकी करता है। रानी लेके जा इसको। नहीं साहब। हाँ सर, मामा सही कह रहे हैं, मामी तो हमारी जान लेना चाहते थे। क्या कर रही हो? छोड़ो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब इसका जिंदा रहना ठीक नहीं, अब इसे मुझे मारना ही है। छोड़ो। तेरी बीवी कहाँ है? साहब वो भाग गई साहब। सच कह रहा है? हाँ साहब। रानी इसको हॉस्पिटल लेके जा। चलो। साहब हमें पैसे की बहुत ज़रूरत थी। हम वो मोहिनी को जानते थे। हम उसको बताए तो बोली कि उसको किडनी की ज़रूरत है और साहब वो किडनी के लिए 5 लाख रुपए तक देने को तैयार थी। और उस समय रचना मुंबई में ही थी। देखो रचना, तुम्हारे माँ बाप ने तुमको यहाँ पर इसलिए भेजा है ताकि तुम समर से ना मिल सको, लेकिन हम समर से तुम्हारी शादी करवा सकते हैं। पर बदले में तुम क्या करोगे? क्या करना होगा मुझे मामा जी? क्या क्या कर सकते हो तुम? समर के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। अपनी एक किडनी दे सकती हो? सर रचना बहुत भोली है, वो हमारी बात मान गई और फिर मोहिनी ने उसके सारे टेस्ट करवाए और 13 तारीख को उसको अस्पताल में बुलाया किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। लेकिन साहब फिर फ़ोन पर रचना ने गोली की आवाज़ सुनी और साथ में समर की चीख भी सुनी। उसको लगा कि समर को किसी ने मार दिया। फिर साहब वो अस्पताल की छत पर गई और वहाँ से कूद गई। वो तो बच गया, लेकिन बाद में किसी ने उसका मर्डर कर दिया। सच सच बता, तू भी उस मर्डर में शामिल था? नहीं सर, नहीं। फिर कौन था? हमको नहीं पता सर। तूने ही रचना को मंदिर से गायब कराया था? हाँ साहब, रचना को मैंने और मेरी पत्नी जानकी ने गायब किया था सर। देखो रचना, ये बात तो क्लियर है कि हॉस्पिटल की छत से पहली बार तुम खुद से कूदी थी। अब सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि दूसरी बार तुम खुद से कूदी या फिर कोई? हाँ सर, पहली बार भी मैं खुद से ही कूदी थी और दूसरी बार भी। ना कंपाउंडर गोविंद ने मुझे मारने की कोशिश की, ना नर्स वीना ने। मैं खुद से ही मरना चाहती थी। रानी, रचना के बयान से साफ है कि गोविंद और वीना ये दोनों बेकसूर हैं। उन्हें छोड़ दो। ये समर के मर्डर के बारे में कुछ पता चला क्या? सर गोरखपुर में 174 ग्रे कलर की वैन है, जिनमें से 111 टूरिस्ट व्हीकल में चलती हैं। 13 तारीख को वैसी एक ग्रे कलर की वैन गांव के 2 लड़कों ने किराए पे ली थी सिटी ट्रैवल्स वाले से। कौन थे वो दोनों? सर वो दोनों समर के बड़े भाई थे। बोल। साहब हमने अपने छोटे भाई को मारा। तुम्हारा? साहब वो दूसरी जाति की लड़की से शादी करने वाला था और हमारी इज्जत पूरी दांव पे लगी हुई थी, इसलिए उसके घर से निकलते ही हमने गाड़ी किराए पे ली और सुनसान जगह पे ले जाके उसको मार दिया। अमर कहाँ जा रहा है? अरे चल, आपको नहीं, अरे चल।
सिर्फ इतनी सी बात के लिए तुमने अपने भाई को मार डाला। एक बार भी नहीं सोचा तुम्हारे माँ बाप पर क्या बीतेगी। 3 बेटे होने के बाद भी अब उन्हें पूरी जिंदगी बेऔलाद होकर गुजारनी पड़ेगी। समर के दोनों भाई पुलिस की हिरासत में हैं और उन पर समर के मर्डर का केस चल रहा है। रचना की मामी जानकी और किडनी रैकेट चलाने वाली मोहिनी यादव दोनों अब भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। लेकिन यह तय है कि आज नहीं तो कल दोनों पकड़े ही जाएंगे, जबकि रचना के मामा और किडनी रैकेट से जुड़े सभी लोगों पर केस चल रहा है। लेकिन आज के दौर में इंसानी रिश्तों को यह क्या होता जा रहा है? क्या नफरत, अहम और स्वार्थ इतने ताकतवर हो गए हैं कि उसके सामने खून के रिश्ते भी कमजोर बन गए हैं? लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि रिश्ते, परिवार, समाज ये सब जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए बनाए गए थे, ना कि जिंदगी और इच्छाओं का दमन करने के लिए। शायद आज के समय में ये जरूरत है कि हम फिर से अपने मूल्यों का आकलन करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।